MNT हम कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को। इट्स नॉट जस्ट अ डाइट प्लान, बल्कि ये एक डाइट प्लान से बियॉन्ड होता है, जिसके आप दिखने में इतने ज्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन आपके ऑर्गन्स के आपके पेट में फैट इकट्ठा होता है, आपके जिगर के गिर्द फैट इकट्ठा होता है। जिसे सेम बहन भाइयों में से किसी एक को या दो को डायबिटीज हुई होती है, लेकिन बाकी बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। नान खाते हो या चावल खाते हो, उनमें कोई मिठास नहीं है, वो नमकीन है, लेकिन वो शुगर से भी ज्यादा बुरे हैं डायबिटिक के लिए। मर्दों को कम से कम भी 2.5 लीटर और औरतों को दिन में कम से कम भी 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। पीसीओएस अपने आप में बीमारियों का एक मजमूआ है, जिनको हम पीसीओएस कह देते हैं, और इसमें वजूहात भी डिफरेंट हो सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं डाइट पे, और डाइट के साथ अगर आपकी बीमारी को ओवरकम कर लिया जाए, कुछ इस तरह का डाइट प्लान डिज़ाइन कर लिया जाए जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपका वेट जो है वो लॉस हो जाए, और अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा और आप करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बेहतर डाइट प्लान दिया जाए। इसी हवाले से हमारे साथ आज डाइटिशियन मौजूद हैं जो है अब्दुल राफे। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी एक्सपर्टीज क्या है और आपको किस तरह वो मुस्तफीद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या डाइटेशन में क्या क्या चीजें आप देखते हैं और किस तरह लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन आप पास आउट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं पहले थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक बात करना चाहूँगा कि क्लिनिकल डाइटिशियन होता क्या है। तो क्लिनिकल डाइटिशियन का जो स्कोप होता है ना, वो ये होता है कि वो बेसिकली MNT डिजाइन करते हैं। MNT हम कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी को। इट्स नॉट जस्ट अ डाइट प्लान, बल्कि ये एक डाइट प्लान से बियॉन्ड होता है, जिसके अंदर हम आपको कुछ फंक्शनल फूड्स रेकमेंड करते हैं, आपको एक्सरसाइज प्लान दिया जाता है, आपको फ्रूट्स का बताया जाता है, आपको समटाइम्स विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो कि अगेन आपको यहाँ तो डेफिशिएंसीज ओवरकम करने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, आपको वेट मैनेजमेंट में ये चीजें हेल्प करती हैं, और साथ ही साथ आपको डिफरेंट तरह के डिजीज मैनेजमेंट में भी हेल्प करती हैं, जिसमें हमारे पास डायबिटीज की मैनेजमेंट है, हमारे पास यूरिक एसिड की मैनेजमेंट है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट है, हमारे पास PCOS की मैनेजमेंट है, हमारे पास ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट है, और जितने भी तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है, इवन पित्तों की बीमारियों की भी मैनेजमेंट है, और कैंसर तक की मैनेजमेंट होती है आपकी डाइट से। दो तो जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन इश्यूज है, जिसमें डायबिटीज आ जाती है, PCOS आ जाती हैं, तो इसको किस तरह से आप ओवरकम करते हैं? अच्छा, डायबिटीज को जो ओवरकम करने का तरीका होता है, डायबिटीज को तो सबसे पहले जो बुनियादी वजह होती है वो मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब मोटापे के अंदर भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बंदा बहुत ज्यादा ओवरवेट हो। समटाइम्स क्या होता है कि आप दिखने में इतने ज्यादा मोटे नहीं होते, लेकिन आपके ऑर्गन्स के आपके पेट में फैट इकट्ठा होता है, आपके जिगर के गिर्द फैट इकट्ठा होता है, जिसे हम फैटी लिवर भी कहते हैं। तो ये कंडीशन भी हो तो ये कंडीशन भी जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती है। फैटी लिवर जो है वो डायबिटिक होने का एक कॉज बन सकती है। यस एग्जैक्टली, फैटी लिवर की वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जवानों में मोटापा बढ़ रहा है, उस तरह से जवानों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज भी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जो बहुत ज्यादा फिट रहते हैं और बहुत ध्यान रखते अपने डाइट को इंटेक करते हैं, वो भी तो शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। वो टाइप 1 हो सकती है अगर किसी को हो तो, लेकिन टाइप 1 में भी वेट लॉस हुआ होता है। टाइप 2 किसी फिट इंसान को नहीं हो सकती, जिसका मसल मास अच्छा है और जिसमें फैट इस तरह से ऑर्गन्स के इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी होता है कि अच्छा ये बीमारी जो है ये बाप को थी, दादा को थी, तो इस वजह से जो बीमारी है वो घर में से किसी को हो गई है, तो क्या ये भी एक फैक्ट हो सकता है? देखिए, जीनियात या विरासती होना किसी बीमारी का, ये बहुत सारे बीमारी को कॉज करवाने के बहुत सारे फैक्टर्स में से फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जीनियात का होना बीमारी का सबब नहीं बन सकता। इसको आप इस तरह से देखिए कि समटाइम क्या होता है कि सेम बहन भाइयों में से किसी एक को या दो को डायबिटीज हुई होती है, लेकिन बाकी बिल्कुल सेहतमंद होते हैं। उनमें से भी उसको डायबिटीज होती है, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है। मेरे अपने फैमिली में ऐसे हैं कि मेरी चची है, उन सारी बहनों में से जिनका वजन सबसे ज्यादा है उनको डायबिटीज हुई, फिर उसके बाद दूसरी बहन का वजन ज्यादा है उनको डायबिटीज हुई है, लेकिन वो बाकी 6-7 बहनें उनको अभी तक डायबिटीज नहीं हुई, और उन सबकी एज भी काफी करीब है। तो जेनेटिक्स में तो सबके डायबिटीज है उनकी मदर की तरफ से, लेकिन बाकियों को डायबिटीज नहीं। तो ये आपके अल्टीमेटली डाइट एंड लाइफस्टाइल पे आ जाता है कि अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो शुगर पेशेंट है वो किस चीज से, चीनी के अलावा किस चीज से अवॉइड करें, और क्या चीज है वो अपनी डाइट में एक प्रॉपर जो है मेंटेन करें ताकि आप बहुत से मसाइल से बच सकें? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये मिथ है कि डायबिटिक हो गए तो आपने चीनी और जितनी दूसरी तरह का मीठा है वो सारा बंद कर देना है। ऐसा करना जरूरी नहीं है। ये पुरानी अप्रोच थी कि आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खा रहे, जिन चीजों में मीठा है वो खाना आप छोड़ दें। अब पॉइंट इस पे, आप नान खाते हो या चावल खाते हो, उनमें कोई मिठास नहीं है, वो नमकीन है, लेकिन वो शुगर से भी ज्यादा बुरे हैं डायबिटिक के लिए।
फिर मैं अक्सर लोगों में ये देखता हूँ कि जब कोई डायबिटिक होते हैं, वेट लॉस करना शुरू करते हैं, तो घर की होल व्हीट की बनी हुई रोटी छोड़ के वो ब्रेड पे स्विच कर लेते हैं, तो रोटी खाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, अकलमंदाना बेवकूफ़ी है। तो अक्लमंदाना बेवकूफ़ी है। तो थिंग इसके सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों पे, लेकिन अब जितने ज़्यादा होल फूड्स खाओगे, जितने ज़्यादा आप नेचुरल ग़िज़ा लोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और एक और चीज़ मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग शुगर को छोड़ के उसकी जगह गुड़ पे या शक्कर पे स्विच कर लेते हैं, उससे भी डायबिटीज़ पे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीनी, शक्कर और जागरी गुड़, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, कोई फ़र्क नहीं है। ब्राउन शुगर में भी कोई फ़र्क कहते हैं ना, गुड़ खाने से मोटा नहीं होता और शुगर नहीं होती, गुड़ अच्छी चीज होती है, नेचुरल है, ऐसी ये सारी मिथ ही है। ये सारी की सारी मिथ्स है, मिसकॉन्सेप्शन है, जो बातें सोशल मीडिया के थ्रू फैली हुई है या जो हमारे जनरेशंस में चलती आ रही है कि गुड़ की प्रोसेसिंग लेस होती है, लेकिन गुड़ में भी उतनी ही ग्लूकोज होती है, उतना ही शुगर होता है जितना कि रेगुलर शुगर में होता है। नहीं, लेकिन शुगर का तो इसलिए कहा जाता है ना, जो चीनी होती है उसको दाना बनने में कोई केमिकल वगैरह इस तरह की चीजें, जो आर्टिफिशियल चीजें शामिल होती हैं। गुड़ एक नेचुरल मीठा है, गन्ने के रस से वो बन जाता है, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। गुड़ की भी प्रोसेसिंग तो हुई होती है ना, आखिरकार गुड़ की भी तो प्रोसेसिंग हुई होती है। और थिंग इज के जब आप क्या करते हो, आप चीनी को छोड़ के जब आप गुड़ पे स्विच करते हो ना, तो आप अनकॉन्शियसली आप चीनी मसाले के तौर पे आप इतनी खा रहे थे क्योंकि वो बुरी है, आप उसको बुरा समझ के आपका माइंड आपको अलर्ट कर रहा है, आप कम खा रहे हो। लेकिन जब आपने गुड़ पे स्विच किया, अब आपकी बॉडी कह रही है खा ले जितना खाना है, अब आपका माइंड कह रहा है जितना खाना है खाओ। तो लोग क्या करते हैं, लोग अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लोगों को शुगर का इंटेक इस वजह से बढ़ाते हैं क्योंकि वो गुड़ खा रहे हैं। तो और दूसरी एक चीज़ों के प्रोसेसिंग में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये एक एंटायरली डिफरेंट डिबेट है कि, और यूजुअली गवर्नमेंट इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल्स मिल रहे होते हैं, फूड अथॉरिटीज इन चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती है, तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो बेहतर ये है कि आप चीनी ना खाएं। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट मैं एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, ये है कि गुड़ चीनी से किसी भी सूरत में बेहतर नहीं है एक डायबिटिक के लिए। अच्छा, हर घर में कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत ज्यादा मसला रहता है, तो इस पे क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले तो ये कि आप बनास्पति घी अपनी डाइट से निकालें। आप जहर खा रहे हो लिटरली बनास्पति घी की शक्ल में। ऑल्टरनेट क्या करें? आप देसी घी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ऑयल में पैकेट ऑयल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं जो कोल्हू से निकला हुआ हो, और वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू प्रोसेस्ड जो ऑयल आते हैं, अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि यूज नहीं करें। अच्छा, कई लोग जो है वो जो एनिमल फैट है, जैसे बकरे की चर्बी या दुम्बे की चर्बी कहा जा सकता है, उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या वो सेहत के लिए तो नुकसानदेह है या फायदेमंद है? क्या उसका क्या आप बताते हैं? डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। और इसमें इवन कि आपको पानी भी आ जाता है। अब एक मुहतात रिसर्च के मुताबिक ब्रूस ली की डेथ बहुत ज्यादा पानी पीने से हुई थी। अब पानी जिंदगी है, हम लोग पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन एक ही वक्त में पानी की भी जाती आपको कत्ल कर सकती है, हाइपोनाइट्रीमिया का कॉज बन के आपको मार सकती है ये चीज। पानी कितना पीना चाहिए? 8 ग्लास, लेकिन इतनी गर्मी में तो प्यास ही बहुत ज्यादा लगती है। आप अपनी प्यास को फॉलो करें, जितनी आपको प्यास लगे आप उतना पानी पी सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आलमी इदारा सेहत है, उसकी रिकमेंडेशन ये है कि मर्दों को कम से कम भी 2.5 लीटर और औरतों को दिन में कम से कम भी 2 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ब्रूस ली की मौत इस वजह से हुई थी कि उसने एक ही वक्त में बहुत ज्यादा पानी एक साथ ले लिया था। तो यहाँ पे पॉइंट जो बताने का है वो ये कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। वो एनिमल फैट हो, वो प्लांट फैट हो, वो ऑलिव ऑयल जैसी अच्छी चीज ही क्यों ना हो। ऑलिव ऑयल मुनासिब मिकदार में हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उस मुनासिब मिकदार को आप एक्सीड करते तो वो भी ऑलिव ऑयल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बुरा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल की, जिसमें आपने कहा कि आप जो घी है वो नहीं खाना। बनास्पति घी आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, देसी घी आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। आप ऑयल पे स्विच करेंगे। आप क्या करेंगे, 30 to 40 मिनट की वॉक करेंगे डेली बेसिस पे, और इसमें लेजर वॉक करेंगे जिसे हम चहलकदमी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको तेज भागने की या जॉगिंग करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में आपके कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर आप सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, जिनके अंदर सब्जियां किस किस्म की खाई जा सकती हैं? आप किसी भी किस्म की सब्जी खा सकते हैं। सब्जी सारी सेहत के लिए अच्छी है। आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं, सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फाइबर होता है वो आपके पेट में से कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके निकलवा देता है, तो उससे आप, और आप इसमें हमारे पास फंक्शनल फूड होता है इस्पाहोल, आप इस्पाहोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अच्छा, पीसीओएस का भी मसला जो है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए क्या आप डाइट प्लान करते हैं और क्या रिकमेंड करता है? अच्छा, पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है ना, पीसीओएस अपने आप में बीमारियों का एक मजमूआ है जिनको हम पीसीओएस कह देते हैं। और
और इसमें वजूहात भी डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों में जिगर का फंक्शन कंप्रोमाइज होने की वजह से पीसीओएस हो रहा होता है, कुछ और खवातीन में, कुछ खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह, अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो रहा होता है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस होने की अपने यहाँ पे बहुत सारी वजूहात हैं। तो फिर वो किसी के लिए भी उसके लिए उस पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली क्या वजह है, उसको देख के उसको एक बेहतर तरीके से गाइड किया जाता है। इसीलिए हम पेशेंट्स की सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। पेशेंट असेसमेंट करने के बाद फिर उसको गाइड किया जाता है। लेकिन कुछ जेनेरिक गाइडलाइंस हमारे पास ये है कि आप पीसीओएस के लिए आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सनफ्लावर सीड्स है, हमारे पास सेसमे सीड्स है, हमारे पास पंपकिन सीड्स है। तो ये सारे सीड्स पीसीओएस की कंडीशन को इंप्रूव करवाने के अंदर क्वांटिटी और टाइमिंग्स क्या उसकी हो सकती है? इसमें यूजुअली एक सीड साइक्लिंग का प्रोटोकॉल होता है, वो आप गूगल से सर्च करके देख सकते हैं और वो प्रोटोकॉल आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोगों में वो हेल्प करेगा, कुछ लोगों में हेल्प नहीं करेगा सीड साइक्लिंग का प्रोटोकॉल, क्योंकि हर किसी की कॉज डिफरेंट है। और इसके अलावा आप जिंक के सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को फीमेल्स के अंदर जो बढ़ा होता है समटाइम, उसको कम करने के अंदर हेल्प करते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेयरमिंट टी यूज कर सकते हैं, वो भी कॉल इट जो इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन होता है उसको कम करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं। फ्लेक्स सीड्स को यूज कर सकते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, वो एस्ट्रोजन को कम करने के अंदर हेल्प करते हैं। बॉईल करके इसको नहीं, फ्लेक्स सीड्स को आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसको पीस के आप चम्मच के साथ खा सकते हैं, किसी स्मूदी में आप डाल सकते हैं, आप सलाद पे ले सकते हैं। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे पीसेस के लिए। आप डेली के कम से कम 10,000 स्टेप्स करेंगे, प्लस 3,000 आप एडिशनल स्टेप्स करेंगे अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। अगर पीसीएस में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हुई है तो आप फैटी फिश ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, आप विटामिन डी ऐड करोगे तो काफी ज्यादा मतलब कि है। लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वेरी करती हैं और डोजेजेस भी इसकी स्पेसिफिक होगी। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा अब्दुल राफी ने एक इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो है बताया और बहुत ही एक इंकशाफात किए हैं कि चीनी और गुड़ में कोई फ़र्क नहीं होता है, सब मिथ बनी हुई है। तो यकीनन जो जितना ज़माना एडवांस होता जा रहा है, थोड़ी सी आप लोग भी रिसर्च करें, क्योंकि बातें जो हैं वो रिसर्च करके ही, यकीनन इन्होंने भी रिसर्च की है और पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।